वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एंड अचीव। आई एम भरत। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आई एम हियर विद अनदर लेक्चर ऑन इंडियन पॉलिटी एंड आई होप कि यूपीएससी पीएससी जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपको ये लेक्चर डेफिनेटली बहुत काम आएंगे। सो प्लीज़ बहुत केयरफुली सुनिएगा। एक रिक्वेस्ट और करूँगा आपसे कि मैं यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत की बुक आपके साथ कवर कर रहा हूँ। सो बट जो डायनेमिक पोर्शन है यानी कि स्टैटिक पोर्शन तो मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन डायनेमिक पोर्शन जो है वो आपको खुद ही को कवर करना पड़ेगा, बिकॉज मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है कि मैं आपको सारी न्यूज़ बताता रहूँ एक एक करके डिटेल में। बट डेफिनेटली उसको कवर कैसे करना है, उसके डिटेल्स और उसके टिप्स मैं आपको सेपरेट वीडियो में बना के जरूर बताऊंगा। राइट, सो प्लीज़ डू कीप वॉचिंग फॉर मोर अमेजिंग लेक्चर्स। आज हम बात करने वाले हैं द गवर्नर की। हमने ऑलरेडी प्रेसिडेंट की बात कर रखी है। प्रेसिडेंट को पढ़ने से एक फ़ायदा ये होता है कि जिस प्रकार जो रोल प्रेसिडेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वही रोल गवर्नर का स्टेट गवर्नमेंट में होता है। इसलिए बहुत आसानी से अगर आपने मेरे प्रेसिडेंट के लेक्चर को देखा है तो आप इस लेक्चर को भी समझ जाएंगे। गवर्नर के कुछ ही इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट से अलावा अलग होती हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे एम्फोसाइज खास करके मैं करके बताऊंगा आपको कि इन चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए। बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। गवर्नर से रिलेटेड जो प्रोविजन है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। आर्टिकल्स हैं 153 से 167। ये सारे के सारे गवर्नर और उसकी पावर्स के बारे में बताते हैं। जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की थी, उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है और उसके पार्ट होते हैं हमारे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल। ये सारे आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। वहां पे होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राइट, वहां यहीं पे आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव में ये सारे लोग होते हैं, और पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड प्रोविजंस जो है दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सेम पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा इसको बताया गया था कि एक ही आदमी दो स्टेट्स का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और काफी एक गर्व की बात है अगर ऐसा कभी होता है तो इंसान के लिए। गवर्नर की सबसे खास बात ये दोस्तों कि हमारा जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है उसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और इसीलिए यहाँ पे आपको हमारे देश का यूनिटरी स्ट्रक्चर जो है देखने को सामने आता है कि देयर इज अ फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस क्यों है? बिकॉज स्टेट का भी जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, द सो कॉल्ड डीजी और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव दैट इज गवर्नर, ही इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हु इज इन द सेंटर। सो कहीं ना कहीं इट शोज अ बायस ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट ओवर द स्टेट गवर्नमेंट्स. So he is a nominee of the central government but not its employee. So he is a nominee, right? Nominate यानी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं बट एम्प्लॉय नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसकी इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट में होती है। राइट, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए दोस्तों गवर्नर बनने के लिए? एक तो होता है दोस्तों सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा 35 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम होनी चाहिए। राइट, ये दो ही क्वालिफिकेशंस हैं जो हमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, बाकी ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दिए गए। अच्छा, कंडीशंस क्या होते हैं दोस्तों की, और इसके अलावा कंडीशंस क्या है? दूसरे कंडीशन ये है कि दोस्तों की किसी भी स्टेट का एमपी एमएलए, किसी भी मतलब स्टेट का एमएलए या एमपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो अपॉइंट किया जाता है तो उसको लेजिस्लेटिव सीट को छोड़ना पड़ेगा गवर्नर बनने के लिए। राइट, क्योंकि दो ऑफिस गवर्नमेंट के आप एक साथ होल्ड नहीं कर सकते हो, खास करके अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो। जो मैंने आपको अभी बता दिया कि इट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट में आते हैं उन सभी ऑफिस को आप दोबारा से होल्ड नहीं कर सकते हो। एंटाइटल टू राजभवन विदाउट रेंट पेमेंट। राइट, जैसे कि प्रेसिडेंट का जो हाउस होता है ऑफिशियल उसको हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार गवर्नर के हाउस को हम राजभवन बोलते हैं। इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, सैलरी वगैरह, प्रिविलेजेस क्या है वो सारे के सारे पार्लियामेंट डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं करता है। प्लीज इस चीज को देखिए, मैं फोकस करके बता रहा हूँ जहाँ पे डिफरेंस है कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं करता है। राइट, अगेन यहीं पे आपको यूनिटरी जो है बायस आपको देखने को मिलेगा कि हाउ सेंटर इज स्लाइटली मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। पार्लियामेंट डिसाइड करता है बट अगेन उन चीजों को ऑब्वियसली डिक्रीज नहीं कर सकते आप टू हिज डिसएडवांटेज ड्यूरिंग हिज टर्म। प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज क्या है दोस्तों? लीगल लायबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। ऑब्वियसली ऑफिशियल एक्ट्स के लिए खुद पर्सनली कोई लायबल नहीं होता। राइट, प्रेसिडेंट के लिए भी सेम चीज है, यहाँ पे भी सेम चीज है, मिनिस्टर्स के लिए भी सेम चीज है, कई इवन ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी सेम चीज है। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट में मैंने डिटेल में आपको बताया। राइट,
इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जिस प्रकार प्रेसिडेंट हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यून होते हैं, उसी प्रकार हमारे जो गवर्नर है वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यून होते हैं। एंड इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल एक्ट्स, ऑफ कोर्स ऑफिशियल एक्ट्स के लिए तो वो लीगली लायबल है ही नहीं पर खुद खुद के बेसिस पे, बट इवन पर्सनल एक्ट्स के लिए भी क्रिमिनली लायबल वो नहीं है गवर्नर। बड़ा इंपॉर्टेंट, पर्सनल मतलब किसी का मर्डर कर दिया, अब उसका ऑफिशियल उससे कोई मतलब नहीं, ऑफिशियल उसका स्टेटमेंट उसका ऑफिशियल हो सकता है, किसी रिश्तेदार के साथ झगड़ा हो गया और गवर्नर ने मर्डर कर दिया सपोज, दैट इज अ क्रिमिनल एक्ट, बट अगेन दैट इज पर्सनल एक्ट, बट पर्सनल एक्ट्स के लिए भी वो क्रिमिनली लायबल नहीं है। इतनी ज्यादा बड़ी पोस्ट और बड़ी अथॉरिटी गवर्नर की होती है। कांट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि जब अगर क्रिमिनल ऑफेंस के लिए वो लायबल ही नहीं है तो फिर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट की बात कहाँ से आएगी। अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट जनरली सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए होता है, सिविल ऑफेंसेस के लिए तो यूजुअली फाइन्स होते हैं ज्यादातर केसेस में, बहुत ही कम केसेस सिविल ऐसे होते हैं जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की जरूरत पड़ती है, राइट। सो अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट वगैरह गवर्नर के लिए नहीं पॉसिबल है। सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं, लेकिन 2 महीने का आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, राइट। पर्सनल एक्ट, और वो भी खाली पर्सनल एक्ट्स के लिए, ऑफिशियल एक्ट्स के लिए नहीं, पर्सनल एक्ट्स के लिए सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो की जा सकती हैं, लेकिन 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद जो है की जा सकती हैं प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। ओथ जो है वो, अच्छा ओथ कौन दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गवर्नर को ओथ दिलाते हैं कौन, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ओथ क्या होती है, टू फुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, की जो है ऑफिस का काम बहुत अच्छे से करेंगे। प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कि भाई संविधान की पूरी तरीके से रक्षा करेंगे, कानून की पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द नेशन एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, अपने आप को आत्मसमर्पित करेंगे लोगों के भले के लिए, देश के भले के लिए, राइट। तो ये इसकी ओथ होती है। इसके बाद दोस्तों जो हमें जानना चाहिए वो पावर्स एंड फंक्शन जानने चाहिए गवर्नर के। पावर्स एंड फंक्शंस जो है बिल्कुल सिमिलर होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट के होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंसेस है यहाँ पे, और डिफरेंस है इन रिस्पेक्ट टू दी पावर रिलेटेड टू दी बिल्स, वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल, फाइनेंशियल एंड डिस्क्रिशनरी, ये पावर्स हैं, एक एक करके हम इन सभी को देखेंगे। टर्म क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 5 साल का टर्म होता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को हटा सकता है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं होता कि जब आंख नींद से मन करे उठाया तो हटा दिया, नहीं। ऑफ कोर्स अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कन्विंस्ड दैट कि दे आर कन्विंस्ड दैट गवर्नर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं तो ऑन देयर एडवाइस गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, राइट। सो इसलिए प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, गवर्नर के लिए ऐसा कोई भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं है, गवर्नर को कभी भी हटाया जा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ, और क्योंकि कभी भी हटाया जा सकता है इसलिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑब्वियसली नहीं है, जस्ट मैंने आपको भी बताया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है तो देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, नो फिक्स टर्म, राइट। सो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट इवन जस्टिफाइबल, ये भी बड़ा मजेदार बात है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्रेसिडेंट का प्लेजर मींस प्रेसिडेंट का प्लेजर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया कि नहीं मुझे क्यों हटा दिया। प्लेजर का मतलब ये होता है दोस्त कि आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि क्यों हटाया, प्लेजर मतलब मेरा मन किया इसलिए मैंने हटा दिया, उस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। तो इसलिए इट इज नॉट इवन जस्टिफाइबल एनी कोर्ट, गवर्नर नहीं जाके कोर्ट में बोल सकता है कि भैया मुझे नहीं हटाना चाहिए था, ऐसा वैसा नहीं, लिखा ही हुआ है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे वो तब हटा देगा। देयर इज नो फिक्स टेन्योर, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर द गवर्नर। बाकी अगर रिजाइन करना चाहे तो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख के वो डेफिनेटली रिजाइन कर सकता है, रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। अच्छा इनफैक्ट ट्रांसफर भी पॉसिबल है, प्रेसिडेंट चाहे तो एक गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी बीच में मिड टर्म भी ट्रांसफर कर सकता है। तो सोचिए इतना ज्यादा मतलब गवर्नर को पूरा कैसे नचा के रखा हुआ है प्रेसिडेंट ने, राइट। सो आप एक तरह से देख सकते हैं, दैट इज वाई ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि देयर इज अ यूनिटरी बायस इन अवर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। अब हम एक एक करके पावर्स को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है दोस्तों, जैसे कि प्रेसिडेंट का था सेम ऐसे ही कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस किए जाते हैं। बाकी वो रूल्स बना सकता है किससे रिलेटेड, स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स बी मेड एंड एग्जीक्यूटिव इन हर नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड, मतलब कि जो भी नियम कानून सरकार के उसके नाम पे कैरी किए जाएंगे, उसके नाम पे जो है फाइलें चलेंगी, उस सभी फाइलों को चलाने का जो नियम क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या उसमें क्या
किस तरीके से पैटर्न क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें बेसिकली रूल्स ऑफ बिजनेस एक तरह से आप कह सकते हो, वो गवर्नर डिसाइड कर सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस कैसे ट्रांजैक्ट होना चाहिए, कैसे फाइलें जानी चाहिए, कैसे चीजें अरेंज होनी चाहिए, सारी चीजों में गवर्नर अपने व्यूज जो है रख सकता है डेफिनेटली। फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर ऑफ द सेट बिजनेस, मिनिस्टर्स पे अपना अपना जो जो भी बिजनेस है वो मिनिस्टर्स को एलोकेट कर सकता है कि भैया इस तरीके से आप सारे बिजनेस को कैरी आउट करो। Then he appoints CM and other ministers who hold office during a pleasure, Advocate General of State, State Election Commissioner, and Chairperson and member of State Public Service Commission, Vice Chancellor of Universities. He himself acts as Chancellor of Universities. ठीक है, तो जिस प्रकार सेंटर के ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं, उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर का हो गया, एडवोकेट जनरल का हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हो गए, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज हो गए, इन सभी को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर ही करता है, राइट। Can seek any info relating to administration of affairs of the state and proposals for legislation from CM. CM से सारे के सारे कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी उसको रिक्वायर्ड है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट में क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, वो जो है मांग सकता है। आर्टिकल 167 में इसका प्रोविजन दिया हुआ है। और सीएम को ये भी कह सकता है किसी मैटर के रिकंसिडरेशन के बारे लिए जिसमें डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। अगर उसे लगता है कि मिनिस्टर ने अकेले ही कोई डिसीजन ले लिया है और उसमें काउंसिल की पूरी पूरी सहमति नहीं है, उसकी राय नहीं ली गई है ढंग से, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए मैटर को भी भेज सकता है। ये चीज भी आर्टिकल 167 में लिखी गई है। बाकी ही कैन रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट्स रूल जिसको हम बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल को अगर स्टेट में लागू करना है तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख सकता है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट हैज ब्रोकन डाउन एंड प्रेसिडेंट्स रूल नीड टू बी इम्पोज्ड इन द स्टेट, सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर इट विल बी डन। तो ये था दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर्स, प्लीज इनको याद रखिएगा, काफी सिमिलर है जैसे कि प्रेसिडेंट का था। उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है दोस्तों? ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। अगर कंटिजेंसी फंड बेसिकली वो फंड होता है जहाँ पे कंटिजेंसी का मतलब ये होता है इमरजेंसी सिचुएशन। सो इमरजेंसी सिचुएशन में अचानक अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए किसी भी चीज के लिए तो कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाला जा सकता है, और इसको निकालने की पावर भी गवर्नर के पास में है। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, नक्सल अटैक हो गया, कोई न्यूक्लियर अटैक हो गया, वॉर का सिचुएशन आ गई, सूखा पड़ गया, बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ सकती है। सो गवर्नर के पास पावर है वहां से पैसे निकालने। देन ही कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार प्रेसिडेंट सेंट्रल के फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसी प्रकार गवर्नर भी स्टेट फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करता है। अच्छा, मनी बिल और डिमांड फॉर ग्रांट्स भी उसी की प्रायर रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एंड ऑल्सो सीज द स्टेट बजट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। ये सारी चीजें गवर्नर करता है। सेंटर में भी मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होती है, ठीक उसी प्रकार गवर्नर की प्रायर परमिशन चाहिए होती है स्टेट गवर्नमेंट में मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जुडिशियल पावर्स दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ही इज कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, गलती मत करिएगा। हो सकता है आप ये गलती करते हैं कि अरे यार हाई कोर्ट तो स्टेट में होता है तो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा। जी नहीं, गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट भले करता है लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप गलती मत करिएगा कभी अगर क्वेश्चन आए तो। बट गवर्नर का कंसल्टेशन जरूर प्रेसिडेंट लेता है क्योंकि स्टेट का गवर्नर है, तो उतनी रिस्पेक्ट उसको दी जाती है कि आपको कंसल्टेशन जो है आपसे कंसल्ट करके ही हम हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। राइट, अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन ऑफ डीजेस इन कंसल्टेशन स्टेट हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा वहां पे मैंने और डिटेल में आपको बताया हुआ है कि डीजे और डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनके अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन ये सारी चीजें भी गवर्नर करते हैं इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट। Appoints person to judicial service of state other than DJs in consultation with the state high court and state PSC, right? So persons of judicial service of state, judicial service of state मतलब जो कि डीजे के अलावा बाकी जो जजेस हैं, जेएमएफसी हो गया, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये सारे जो जजेस हो गया उनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड स्टेट पीएससी। ये सारे मैंने सबऑर्डिनेट कोर्ट के लेक्चर में डिस्कस किया है, सो आप वो लेक्चर को जाके देखेंगे, आपको और डिटेल में चीजें समझ में आ जाएंगी। और बाकी जो पनिशमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो तो गवर्नर करता ही करता है। पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट, ये सारी चीजें जो भी कन्विक्टेड है पर्सन जिसने ऑफेंस किया है उसके लिए गवर्नर कर सकता है।
टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स, और इसकी पावर दी गई है आर्टिकल 161 में। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में सिंपल सी बात है दोस्तों, गवर्नर डिसाइड करता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद ईसीआई। मान लीजिए किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर सामने आता है, तो उसका जो डिसीजन है वो भी गवर्नर ही करेगा इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। बाकी समन प्रोरोग स्टेट लेजिस्लेचर ये तो करता ही है, जैसे प्रेसिडेंट करता है सेंटर में, वैसे गवर्नर करता है स्टेट में। समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है। एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन, तो फर्स्ट सेशन के भी एड्रेस में कौन कौन देता है भाई, गवर्नर ही देते हैं। सेंड मैसेजेस टू हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन लेजिस्लेचर, राइट। सो मान लीजिए अगर लेजिस्लेचर में कोई बिल पेंडिंग है तो गवर्नर मैसेज भेज के बोल सकता है कि भैया आपका पेंडिंग बिल है, जल्दी से उसको पास करो, राइट। ये सारी चीजें कर सकता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हेन ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट, गवर्नर कैन अपॉइंट एनी एमएलए टू प्रिसाइड ओवर प्रोसीडिंग, सिमिलरली फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। अब मान लीजिए स्पीकर का ऑफिस वैकेंट हो गया, तो कौन आएगा, डिप्टी स्पीकर आएगा। लेकिन मान लीजिए डिप्टी स्पीकर का भी ऑफिस वैकेंट हो गया, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में देयर इज अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, राइट। पैनल ऑफ चेयरपर्सन या पैनल ऑफ स्पीकर्स होते हैं। उन पैनल्स में से एक इंसान जो है आपस में चूज करके उसको स्पीकर बना दिया जाता है। बट स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा कोई पैनल एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे गवर्नर के पास पावर होती है कि वो जिस भी बंदे को, एमएलए को चाहे उठा के स्पीकर बना सकता है। अच्छा, बाकी नॉमिनेट तो करता ही करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कमिटी एंड 12 मेंबर्स फ्रॉम वेरियस स्पेशलाइज्ड फील्ड्स इन राज्यसभा, राइट, एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कमिटी इन द लोकसभा। तो प्रेसिडेंट जैसे नॉमिनेट करते हैं उसी प्रकार गवर्नर भी 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉमिनेट करता है, हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस एक्सेट्रा, एंड ही कैन आल्सो नॉमिनेट 1 एमएलए फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये सारी चीजें जो हैं गवर्नर करते हैं, अगर आपको याद हो, अगर आपको पता हो कि प्रेसिडेंट करता है उसी प्रकार एनालोगसली गवर्नर करता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गया दोस्तों, इसको इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे से समझा रहा हूँ, तो इसको आप एक बार जरूर याद रखिएगा कि बिल से रिलेटेड क्या पावर्स है गवर्नर के पास। बिल से रिलेटेड एक तो यूजुअल हो गया जो प्रेसिडेंट कर सकता है, वो 3 तो गवर्नर कर ही सकता है कि भाई बिल पास हुआ, उसके पास आया तो या तो एसेंट दे दे, या तो एसेंट को विथहोल्ड कर दे। विथहोल्ड मतलब कंप्लीटली बोल दे कि नहीं बिल तो पास होगा ही नहीं, तो विथहोल्ड हो जाएगा। या रिटर्न द बिल कर दे कि भाई विद कि रिकंसिडर करो, और उसके बाद रिकंसिडरेशन के बाद बिल अगर दोबारा उसके पास आया तो ही इज बाउंड टू साइन, उसके बाद वो दोबारा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन एक बार रिकमेंडेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए तो भेज ही सकता है। देन ये फोर्थ जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ही कैन आल्सो रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट व्हिच इज ऑब्लिगेटरी वेयर द बिल पास बाय स्टेट, मतलब कि वो बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी रख सकता है। अगर उसे लगता है कि प्रेसिडेंट के लिए मुझे बिल देना चाहिए तो वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल दे सकता है। और कुछ केसेस में वो ऑब्लिगेटरी भी है, करना ही पड़ेगा उसको। कौन से केसेस हैं, व्हेन द बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंडेंजर्स पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोचिए। मतलब कि अगर स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर करने वाला कोई भी बिल पास हुआ है तो गवर्नर को मजबूरी है कि वो जा करके प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कानून पास कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट के पावर को हम हटा रहे हैं, या फिर हम एक कोई ऐसा कानून बना रहे हैं विच विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ऐसा कानून सपोज पास हो गया। अब आप सभी को पता है कि इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। सबको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ ये जो आपका बिल है वो है, ठीक है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। तो ऐसा कोई बिल मान लीजिए पास कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर ऐसा कोई बिल पास कर दिया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स काउंसिल कि भैया हम लेजिस्लेचर वाले लोग जजेस को अपॉइंट करेंगे, सपोज करो। तो कुछ भी इस टाइप का कौन कोई लॉ जिसमें स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन एंडेंजर होती है, ऐसे लॉ के लिए गवर्नर अगर देखे तो उसको कंपलसरीली प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना जरूरी है। बाकी इसके अलावा अगर अल्ट्रा वायर्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई कानून है तब भी रिजर्व कर सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अपोज में है तो भी वो रिजर्व कर सकता है। अगेंस्ट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, उनको लगता है कि नहीं यार ये स्टेट वाले देश के हित में बिल नहीं बना रहे हैं
देश की खराब, मान लो ऐसा कोई बिल पास कर दिया कि नहीं फ्रॉम नाउ ऑन फ्री ट्रेड फ्रॉम दिस स्टेट विल बी बैंड, सपोज ऐसा कुछ कर दिया, या फिर नाउ ऑन द स्टेट विल नॉट एक्सपोर्ट एनी ऑफ द रॉ मटेरियल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऐसा कुछ भी बिल अगर मान लो पास हो जाता है तो ऑब्वियसली लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है ये। तो ऐसे केस में अगर कोई लॉ होता है तो गवर्नर डेफिनेटली जो है प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकता है। ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब कि वो बिल सपोज नक्सलाइट छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा रैम्पेंट मूवमेंट कर रहे हैं एंड इट हैज बिकम एन एक्सट्रीमली बिग प्रॉब्लम विच इज अफेक्टिंग द नेशन एट अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत लार्ज स्केल पे नेशन को हार्म कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ये कानून। तो ऐसे परिस्थिति में ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर कोई कानून है तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट जो है रिजर्व कर सकता है उस बिल को, राइट, बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट। डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A, मान लीजिए एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्टेट गवर्नमेंट जो है फोर्सिबली किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी ले रही है, आर्टिकल 31A के तहत सरकार को सरकारी काम के लिए प्रॉपर्टी और जमीन लेना लीगल है, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कैन एक्वायर विच एवर प्रॉपर्टी इट वांट्स। सो उससे रिलेटेड अगर कोई कानून है और गवर्नर को लगता है तो उसको भी वो दे सकता है प्रेसिडेंट के लिए। बाकी इसके अलावा जिस प्रकार प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की पावर होती है, ठीक उसी प्रकार गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की पावर होती है व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। जैसे ही सेशन में आ जाता है तो उसके 6 हफ्तों के बाद, री असेंबली के 6 हफ्तों के बाद ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना कंपलसरी है गवर्नर के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर को अप्रूव कराना पड़ेगा। और इसके अलावा जब चाहे वो अपना ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकता है, अगर उसे लगता है कि अब बहुत हुआ और कानून को विड्रॉ करने की जरूरत है तो कर सकता है। बाकी स्टेट फाइनेंस कमीशन की, पब्लिक सर्विस कमीशन की, कैग की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं अकाउंट्स की, उन सभी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी गवर्नर ही प्लेस करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट सेंटर में करता है। तो अब डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या आती है? डिस्क्रिशन का मतलब होती है खुद की इच्छा के द्वारा। तो खुद की इच्छा से कौन सी पावर्स होती है गवर्नर के पास? एक तो रिजर्वेशन ऑफ बिल होता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है बिल किसी भी सिचुएशन में। दूसरा, रिकमेंडेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरली लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इफ द गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन देन ही कैन रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। तो यानी कि यहाँ पे गवर्नर के सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है, गवर्नर के सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं वो उसके डिस्क्रिशन की पावर आ जाएगी कि वो जब चाहे तब रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट्स रूल का इम्पोजिशन। when exercising function as administrator of a UT in case of additional charge, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उसको चार्ज मिला हुआ है, राइट, तो वो बहुत सारे डिस्क्रिशनरी उसके पास पावर्स होते हैं, बिकॉज यूटी में आपका कोई लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती नहीं है, वहाँ पे तो खाली एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ही जो चाहे वो कानून वहाँ पे बनाता है, उसी के हिसाब से कानून चलते हैं। कुछ यूनियन टेरिटरीज में हाँ हालांकि लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट मैटर है, बट जहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली फिर गवर्नर की पूरी चलती है। Determining amount payable by government of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram to an autonomous tribal district council as royalty accruing from license for mineral exploration, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि भाई असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में दिए गए हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर रिलेटेड टू शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे सेपरेट 2 शेड्यूल्स बनाए गए हैं रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, 5th एंड 6th शेड्यूल्स। 5th शेड्यूल डील्स विद ऑल द ट्राइबल एरियाज विच आर नॉट असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, एंड 6th शेड्यूल में इनके बारे में खास अलग से डील करते हैं। क्यों डील करते हैं? बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का रहन सहन अलग है, यहाँ के लोग इतने आसानी से हमारे कल्चर के साथ अमेलगेमेट नहीं हो पाए हैं, और इनका सब कुछ बहुत ज्यादा रहना सहना, तौर नियम कानून सब कुछ अलग है दोस्त। तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग ही तरीके से करना पड़ेगा ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, आइसोलेशन ना हो, एलियनेशन ना हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े ना हो जाएं, तो इनको स्पेशली अलग तरीके से आपको मैटर्स को डील करना पड़ेगा इनसे रिलेटेड। वहां पे भी किसके पास पावर होती है? गवर्नर को बहुत सारी पावर्स होती हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज का लेक्चर देखिए, वहां मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो जो अमाउंट है
रॉयल्टी की तरह, मतलब वहां पे मिनरल एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस मिलता है और उसके बाद जो भी अमाउंट है लाइसेंस में आता है रॉयल्टी के फॉर्म में, कुछ अमाउंट जो है कितना होना चाहिए वो भी गवर्नर डिसाइड करता है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीएम विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीएम से मैटर जो है वो सीक कर सकता है, वो डिस्क्रिशनरी पावर है। Validity of anything done by her cannot be called into question on the ground that she ought not to have acted in her discretion, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट करता है किसी भी काम पे रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों किया, बिकॉज अगर ऐसा क्वेश्चन कर लोगे तो फिर डिस्क्रिशन का पॉइंट नहीं बनता है। डिस्क्रिशन का मतलब ये होता है कि भैया मैं जो चाहूँ मैं वो करूंगा विदाउट एनी क्वेश्चंस, राइट, क्योंकि अगर क्वेश्चन करोगे तो फिर मेरी पर्सनल इच्छा की बात ही नहीं आती, राइट। सो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बोला जाए या फिर डिस्क्रिशनरी पावर बोला जाए, तो वहां पे फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको कि आपने डिस्क्रिशन पे ऐसे क्यों एक्ट किया, देयर इज नो क्वेश्चनिंग अबाउट दैट। प्रेसिडेंट has only situational discretion whereas the governor has situational as well as constitutional discretion, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है? सिचुएशनल डिस्क्रिशन मतलब होता है व्हेन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, व्हेन देयर इज नो क्लियर कट मेजॉरिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन प्रेसिडेंट कैन invite the leader of the majority party and appoint him as the prime minister, या जिस भी बंदे को अपने डिस्क्रिशन से अपॉइंट करना चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड सिचुएशन डिस्क्रिशन, वो सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। सिचुएशन अगर ऐसी होगी तो डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकता है। वेरस गवर्नर सिचुएशन वाली पावर तो है ही उसके पास कि भैया क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है तो वहां पे वो कर सकता है अपॉइंट, लेकिन इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन मतलब कि जो बिल्स वाली मैंने आपसे बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको ये डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि आप बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हो, आप प्रेसिडेंट्स रूल लगवा सकते हो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हुआ पावर, सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कुछ भी डिस्क्रिशन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नहीं किया, सिचुएशन के लिए दिया गया कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है वहां पे आप अपना डिस्क्रिशन जो है अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको कुछ टर्म्स के मीनिंग बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पार्डन और ये सारी चीजें जो मैंने टर्म्स आपको जुडिशियल पावर में यूज की, चाहे प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लेक्चर में मैंने इन टर्म्स को यूज किया है, उनका मीनिंग क्या है। तो एक बार मीनिंग आप जान लीजिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मीनिंग समझे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। पार्डन का सिंपली मतलब होता है दोस्तों माफ कर देना, ठीक। सेंटेंस कन्विक्शन सब माफ कर देना, एब्सॉल्व्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल पनिशमेंट डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि सीधा माफ कर दिया। एक बंदा था जिसको पनिशमेंट मिली थी, चाहे वो 20 साल की जेल हो, 10 साल की जेल हो, फाइन हो, कुछ भी हो, उसने गवर्नर के पास जाके हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी, गवर्नर ने पार्डन कर दिया। पार्डन का मतलब उसको कंप्लीटली मुक्त कर दिया अपने गुनाह से, तो वो पूरा का पूरा छूट जाएगा, कन्विक्शन से छूट जाएगा, जेल से छूट जाएगा, हर जगह से छूट जाएगा वो इंसान। कम्यूट मतलब होता है दोस्तों कम कर देना, मतलब कि किसी इंसान ने कोई गुनाह किया था, उसको सजा मिली थी सपोज उम्र कैद की, गवर्नर दया खाएगा, गवर्नर के पास उसने हाथ पैर जोड़ा, गवर्नर को दया आ गई, गवर्नर ने कहा चलो ठीक है यार एक काम करो, उम्र कैद से कम करके इसकी सजा को 10 साल कर दो। या फिर मान लीजिए किसी को मौत की सजा मिल गई थी, डेथ सेंटेंस कि भैया तुमको फांसी पे लटका देंगे, प्रेसिडेंट को दया आ गई, प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है भैया चलो मौत की सजा नहीं देते हैं, उम्र कैद कर दो इसकी। सो कम कर देना पनिशमेंट, दैट इज कॉल्ड कम्यूट। रेमिशन का मतलब होता है दोस्तों समय को घटाना विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमिशन का मतलब कि पनिशमेंट अभी वही रहेगा, जैसे कि डेथ सेंटेंस को अगर आप कम करके इम्प्रिजनमेंट कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन, क्योंकि आपने फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर दिया, कम कर दिया। बट अगर आप इम्प्रिजनमेंट को इम्प्रिजनमेंट ही रखते हो लेकिन समय घटा देते हो, जैसे कि पहले था सपोज 40 साल का इम्प्रिजनमेंट और आपने समय घटा करके उसको 25 कर दिया या 10 कर दिया, दैट इज कॉल्ड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। रेमिशन मतलब कि कम करा देना सेंटेंस को। रेस्पाइट मतलब होता है दोस्तों लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टेंस लाइक डिसेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब मान लीजिए कॉन्विक्ट किसी स्पेशल सर्कमस्टेंस से उसकी तबीयत खराब हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, या फिर डिसेबल है, या फिर मारकाट हो गई है, जेल में कैदियों ने उसे पीट पाट दिया है, या फिर उसने कुछ भी हो सकता है दोस्तों, स्पेशल सर्कमस्टेंस की वजह से उसके सेंटेंस को अगर कुछ समय के लिए कम कर दिया जाए उसको बोलते हैं रेस्पाइट देना, राहत देना कुछ समय के लिए, टेम्परेरी। ये होते हैं दोस्तों टर्म्स के मीनिंग, एंड आई होप कि आप इन टर्म्स के मीनिंग को एक बार जरूर समझ लेंगे बिकॉज आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प होगी। रिप्रीव का मतलब होता है डेथ सेंटेंस को कुछ समय के लिए कम कर देना, मतलब अभी भी रहेगा लेकिन टाल देना, कम कर देना, ठीक है, टेम्परेरी समय के लिए, एग्जीक्यूशन को स्टे कर देना, ये सारी चीजें।
अब हम नोट देखते हैं दोस्तों। When a state bill is reserved by governor for consideration of president, थ्री ऑल्टरनेटिव प्रेसिडेंट के पास होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको समझिएगा, ध्यान रखिएगा कि गवर्नर ने मान लीजिए प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया बिल को, ठीक है। अब गवर्नर क्या कर सकता है, सॉरी गवर्नर ने, तो अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, तो प्रेसिडेंट के पास दोस्तों तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो है कि वो बिल पे एसेंट दे दे, देखेगा कि हाँ भैया चलो ठीक है रिजर्व किया है, सब ठीक ठाक है कि नहीं है, और उसने सब देख दाख के एसेंट दे दिया, दैट इज कॉल्ड गिविंग एसेंट। दूसरा हो सकता है दोस्तों विथहोल्ड एसेंट। विथहोल्ड एसेंट मतलब बोल सकता है कि नहीं भैया, अच्छा कि आपने रिजर्व किया, इस बिल में खामियां हैं, गलत बिल है, इसको पास नहीं होना चाहिए, नुकसानदायक है, विथहोल्ड कर देगा एसेंट। तीसरा है रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दे हैव टू रिकंसिडर द बिल विद इन 6 मंथ्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट चाहे तो वापस से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भेज सकता है कि 6 महीने के अंदर आप इसको रिकंसिडर कीजिए, कुछ चेंजेस कीजिए, रिक्वायर्ड है उन चेंजेस करके आप वापस भेजिए। सो वो ऐसा चाहे तो कर सकता है, 6 महीने के अंदर उनको रिकंसिडर करना पड़ेगा। बट ये इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट इफ द बिल इज पास्ड अगेन विदाउट अमेंडमेंट, ही मे गिव और विथआउट असेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि सेंट्रल बिल्स के केस में तो ऐसा होता है कि अगर रिकंसिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट के पास बिल दोबारा आता है तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन। प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन नहीं है कि वो दोबारा से इसको विथहोल्ड कर दे या फिर रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज दे। बट स्टेट बिल्स अगर प्रेसिडेंट के पास आते हैं तो उसके पास फुल पावर होती है, वो दोबारा से चाहे तो असेंट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए तो क्यों भेजेगा, एक बार तो रिकंसिडर होकर आ गया, अब दोबारा तो नहीं भेजेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपलसरी उसको असेंट देना ही, हो सकता है असेंट दे भी दे, हो सकता है ना दे, दोनों ही पॉसिबल है। When the money bill reserved by governor for consideration of president, he has two alternatives, either to give assent or without assent. ये इंपॉर्टेंट है कि मनी बिल, राइट, मनी बिल भी, अब मनी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, गवर्नर ने मान लो मनी बिल जो था, मनी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, यदि ऐसा होता है तो उसके पास से दो अल्टरनेटिव है, या तो असेंट देगा या तो विथहोल्ड करेगा। रिकंसिडरेशन में नहीं भेज सकता है, क्यों नहीं भेज सकता, बिकॉज मनी बिल जो है प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर के बाद ही इंट्रोड्यूस होता है, दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेजने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, राइट। Ordinance making power is very similar to that of president. Ordinance making power उसकी president के साथ similar है. He needs instruction in the three cases. If the bill concerning the same provision would have required the previous sanction of the president for its introduction in the state legislative assembly. So ordinance के लिए president से instruction तीन केस में इसको चाहिए होती है। क्या क्या केसेस हैं कि भाई बिल अगर same provisions would have required the previous sanction of president for introduction in state legislative assembly. मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई ऑर्डिनेंस हो कर रहा है, प्रोमलगेट कर रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट की अगर चाहिए थी, प्रेसिडेंट की अगर परमिशन की जरूरत पड़ती, ठीक है, तो उस केस में प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन उसको लेनी पड़ेगी। या मान लीजिए उस ऑर्डिनेंस को पास करते टाइम उसे लगता है कि ऐसा कोई बिल अगर पास होकर मेरे पास आता तो उस बिल को मुझे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजना पड़ता, तो अगर उसे ऐसा लगता है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन लेने के बाद ही उस ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करेगा। या फिर if an act of state legislature containing same provision would have been invalid without receiving president's assent, वही कि प्रेसिडेंट के असेंट के बगैर अगर इनवैलिड होता है ऐसा कोई लॉ, उस केस में प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शन गवर्नर को लेना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उसकी प्रेसिडेंट की तरह है तो सही, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल तीन केसेस जो मैंने आपको बताए वो हैं कि वहां पे ऑर्डिनेंस बनाते टाइम गवर्नर को प्रेसिडेंट की जो है इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। बाकी दोस्तों ये तो आपका पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये आर्टिकल्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। सो आर्टिकल 154 डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड इन द गवर्नर। सो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट जो बताता है वो आर्टिकल 154 बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो स्टेट की हैं वो गवर्नर में वेस्टेड है। देन देयर इज आर्टिकल 163 जो बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम इज टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर एक्सेप्ट इन मैटर्स इन व्हिच ही हैज टू एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशनरी पावर्स के अलावा बाकी मैटर्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम विल एड एंड एडवाइज द गवर्नर। आर्टिकल 164 में बताता है कि भाई कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि मिनिस्ट्रियल एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में लिखा गया था। बट ऐसा कोई प्रोविजन गवर्नर के लिए नहीं दिया गया है मिनिस्ट्रियल एडवाइस के लिए।
क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है दोस्तों? पार्डनिंग पावर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? पार्डनिंग पावर में ये डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस, ही कैन आल्सो रिप्रीव, रेमिट, सस्पेंड एंड कम्यूट इट। वेयरएज गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर नहीं है, तो सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट कर सकता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि डेथ सेंटेंस सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकता है। अगर आपको डेथ सेंटेंस कोर्ट ने दे दिया है तो आपको सिर्फ प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, गवर्नर के हाथ में पावर नहीं कि आपको वो माफ कर दे। हाँ, गवर्नर उसको कम जरूर करवा सकता है, रेमिट करवा सकता है, कम्यूट करवा सकता है। और प्रेसिडेंट के पास इवन मिलिट्री कोर्ट द्वारा पार्डन, रेमिट, रिप्रीव, रिस्पाइट की गई जो पावर की गई है, पनिशमेंट है, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा जो है दिया जा सकता है, मतलब माफ किया जा सकता है, पार्डन, रेमिट, रिप्रीव किया जा सकता है। गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोचिए। यानी कि मिलिट्री कोड, अब आप देखिए दोस्तों, मिलिट्री कोड इतना बड़ा बॉडी है जो मिलिट्री, मतलब जो ऑफिसर्स हैं जो पनिशमेंट उनको देता है, उनका कोर्ट मार्शल करता है, उनकी जुडिशियल जो इंक्वायरी लेता है, सारी की सारी चीज़ें जुडिशियल केसेस को सॉल्व करता है। वहाँ पे गवर्नर का कोई रोल नहीं है, वहाँ प्रेसिडेंट चाहे तो पार्डन और वहाँ के सेंटेंसेस को चेंज कर सकता है दोस्तों, पार्डन, रिप्रीव, रेमिट कर सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट आई थिंक इट वाज वर्थ इट। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आई होप आपके सारे एग्जाम्स के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर अपकमिंग लेक्चर्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस वीक।